आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 15 मार्च 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, हमास ने सीज फायर एक्सटेंशन पर अपनी शर्तें रखी, अमेरिका और इजराइल को दिया झटका। व्हाइट हाउस के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने हमास के ऑफर को फेक बताकर किया रिजेक्ट। इसराइली हमले में 5 फलस्तीनी हलाक, रफा पर गोलीबारी, हमास ने नेतन्याहू को दिया इल्जाम। गजा के हालात से इजिप्ट में आखिर हाई अलर्ट क्यों? ईरान ने यूएन में इसराइल को क्यों धोया? टर्की में पकड़ा गया जासूसी ग्रुप, ईरान के लिए काम करने का इल्जाम। सऊदी अरब में अरेस्ट हुए करीब 24,000 इलीगल वर्कर्स। रशिया पर यूक्रेन का बहुत बड़ा ड्रोन हमला, और डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिकी सियासत के नीतीश कुमार, पलटने की हदें की पार। गुड इवनिंग। शुरुआत गजा से। हमास के एक ऐलान ने अमेरिका और इसराइल को एक झटका दिया है। अमेरिका की तरफ से 50 दिन के सीज फायर एक्सटेंशन और 5 जिंदा हॉस्टेजेस को रिहा करने के प्रपोजल पर हमास का जवाब इन दोनों के लिए अच्छा नहीं है। खासकर एक सुपर पावर को एक छोटे से हथियारबंद ग्रुप से इस तरह का जवाब मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। क्या हुआ है? हमास ने कहा है कि वो सिर्फ एक जिंदा अमेरिकन इजरायली हॉस्टेज को रिहा करेगा और 4 दूसरे कैदियों की बॉडीज जारी देगा इसराइल को। वो भी तब जब इसराइल गजा स्ट्रिप की एग्जिस्टिंग सीज फायर एग्रीमेंट को पूरी तरीके से लागू करेगा। इट मींस एड आने देगा, राशन दवाई आने देगा, डीसैलिनेशन प्लांट को जिससे पानी फिल्टर होता है उसे बिजली देगा। तब एक अमेरिकन हॉस्टेज बस। हमास ने इसे एक खास मुआहदा करार दिया जिसका मकसद समझौते को वापस रास्ते पर लाना है। अमेरिका ने तो बहुत से हॉस्टेज मांगे थे, हमास ने कहा बस एक जिंदा मिलेगा। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, एपी के मुताबिक, एक सीनियर हमास ऑफिशियल ने कहा कि सीजफायर के दूसरे फेज पर बातचीत इन हॉस्टेजेस की रिहाई के दिन शुरू होनी चाहिए, यानी डेड बॉडीज और जिंदा हॉस्टेज की रिहाई के दिन ही शुरू होनी चाहिए सेकंड फेज पर। यह बातचीत 50 दिनों से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, उन्हीं के अंदर मीटिंग्स में निपटा देनी चाहिए। इसराइल को ह्यूमैनिटेरियन एड को रोकने का सिलसिला खत्म करना होगा और बिजली पानी की सप्लाई से भी पाबंदी हटानी होगी। ये सब शर्तें हमास की। अगली, इसराइल को फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जो कि गजा और इजिप्ट की सरहद है, उसके दरमियान बना हुआ एक पतला सा गलियारा है, वहां से उस फिलाडेल्फी कॉरिडोर से आईडीएफ को हटाना होगा। ये सारी शर्तें हैं। जनवरी के सीज फायर एग्रीमेंट के तहत दोस्तों, इसराइल और हमास को फरवरी के आगाज में दूसरे मरहले, दूसरे फेज के लिए मुज़ाकरात शुरू करने थे, जिसमें हमास को सभी हॉस्टेजेस के बदले एक मुस्तकिल, एक परमानेंट सीज फायर की डील करनी थी। लेकिन अब तक सिर्फ तैयारी के लिए कुछ छोटी मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि इसराइल सेकंड फेज पर आना ही नहीं चाहता, वो तो फर्स्ट को एक्सटेंड करना चाहता है। अब हमास के इस ऐलान पर अभी तक मीडिएटर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन हलचल अमेरिका में मच गई है। तो अभी हमने आपको बताया कि हमास ने एक ऑफर दिया है कि वो ईदान अलेक्जेंडर, जो कि एक अमेरिकन इजरायली सिपाही है, और दूसरे 4 शहरी हैं इसराइल के, उनकी बॉडीज को रिहा करने को तैयार है। ईदान जिंदा है। लेकिन अब व्हाइट हाउस के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सबसे मजबूत आदमी हैं मिडिल ईस्ट में, उन्होंने इस ऑफर को, हमास के ऑफर को रद्द कर दिया है। क्या कहा है विटकॉफ ने? सुनिए जरा, 2-3 पॉइंट बताता हूं। विटकॉफ ने कहा कि हमास का ऑफर फेक है, क्योंकि हमास ने अपनी डील के लिए जो शराइत रखी हैं वो परमानेंट सीज फायर के बगैर मुमकिन नहीं है। तो भैया परमानेंट सीज फायर करने में हर्ज क्या है, कर लो। विटकॉफ ने यह भी कहा कि कतरी और इजिप्शियन मीडिएटर्स के थ्रू हमास को साफ तौर पर समझा दिया गया था कि यह प्रपोजल जल्द इंप्लीमेंट होना चाहिए। यानी अमेरिका का प्रेशर था, जो करना जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं। हमने आपको सुबह ही बताया था, कहा था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। विटकॉफ ने धमकी दी है कि अगर हमास ने टाइम रहते सही फैसला नहीं लिया तो अमेरिका अपना रिएक्शन दिखाएगा। अमेरिका की रिएक्शन से मतलब है दोस्तों, गजा में अमेरिकी मिलिट्री एक्शन, अमेरिका के फौजियों का उतरना। मार्को रूबियो, इनका भी रिएक्शन आया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूं समझिए विदेश मंत्री अमेरिका के। मार्को रूबियो ने हमास को सैवेजेस, यानी वहशियों की तरह बर्ताव करने वाला ग्रुप बताया है। यह और बात है कि 46,000 लोग
वहशियों की तरह किसी और लोगों ने इसराइल में मार दिए 17,000 बच्चे, 15,000 औरतें। इसराइल कह रहा हूँ, गजा में। इसराइल के ऊपर तो नाम ही है उसका। रूबियो ने कहा कि हमास पर अमेरिका कोई भी नरमी नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि हमास की तरफ से जो ऑफर आया है वो अमेरिका को मंजूर नहीं है और विटकॉफ ने इसे नामुमकिन करार दिया है। तो फिर अब होगा क्या? इस सवाल के बस दो जवाब हैं। या तो अमेरिका और इसराइल कुछ लचीलापन दिखाएंगे या फिर गजा में एक बड़ी जंग का आगाज हो सकता है, जिसके बाद कोई डील नहीं होगी, सिर्फ फैसला होगा और वो फैसला किसी के भी हक में हो सकता है। जब बातचीत पर अब सामने वाला कोई राजी नहीं होता तो लोग क्या करते हैं? कहते नहीं हम खेलेंगे, ना हम खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। हमास की शर्त से इसराइल खिसिया गया है और अब उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। इसराइल ने हमले कर दिए हैं फिर से कुछ इलाकों में, हालांकि फुल स्केल नहीं है, लेकिन हमले हैं, इनमें लोग मारे गए। इसराइली हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा पर गोलीबारी की गई, ये खबरें लिखी जा रही हैं। गजा सिटी में इजरायली ड्रोन स्ट्राइक में 4 फलस्तीनियों की जान चली गई। साहिल पर हमला हुआ। इजरायली नेवी के हमले में एक और फलस्तीनी भी अपनी जान से गया, समंदर में ही, साहिल पर। हमास का इल्जाम यह है कि हमास ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया कि वो सीज फायर के कामयाब होने से डर रहे हैं और तभी हमलों को बढ़ाने का हुक्म दिया है ताकि बात पटरी से उतर जाए। हमास ने कहा कि नेतन्याहू की नाकाबंदी से गजा के लोगों के साथ साथ इजरायली होस्टेजेस भी भूख का शिकार हो सकते हैं। इस तरीके से हमास ने नेतन्याहू की मुखालफत में जो इसराइल, तेल अवीव वगैरह शहरों में जो वो होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, देखिए कभी कभी उर्दू का लफ्ज़ ही नहीं निकलता, तो जो प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्टर्स होते हैं, उनको एक तरीके से उकसाने की कोशिश की है कि तुम्हारे लोग भी भूख और प्यास से मर सकते हैं, सिर्फ हमारे ही लोग नहीं मरेंगे। जल्दी जल्दी हेडलाइंस लेते हैं। इजिप्ट फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस अमिड वर्सनिंग सिचुएशन इन गाजा। इजिप्ट में बड़े अजीब सी हालात हैं, बड़े अजीब सी कैफियत है और इवन वहां पर हाई अलर्ट है। गजा के हालात को लेकर अल सीसी बेहद परेशान है क्योंकि गजा और रफा जो है, गजा का हिस्सा रफा और मिस्र की लगती सरहद से आईडीएफ नहीं निकल रही है। गजा में खाने और पानी की वजह से हालात बदतर हो रहे हैं और लग रहा है कि जंग फिर से शुरू हो सकती है। इसको लेकर कुछ अनरेस्ट इजिप्ट के अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ ये लिखा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर गजा फ्यूचर एंड इट्स डेंजरस इंपैक्ट ऑन इजिप्ट्स नेशनल सिक्योरिटी, ये लिखा गया है। Abdul Fattah Sisi has instructed institutions in the country to be on high alert amid growing concerns over Gaza future. तमाम नेशनल आपके इदारे जो हैं, पुलिस है, जो भी है या और भी हैं, उन सबको हाई अलर्ट पर कर दिया है अल सीसी ने। कुछ गड़बड़ तो है उधर। इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ा लेकिन फिर भी बात खुली नहीं, तो इतनी इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। ईरान यूएन में बरसा है इसराइल के ऊपर। क्यों ईरान इसलिए बरसा है? क्योंकि ईरान ने कहा है कि इसराइल इस्लाम को टेररिज्म से लिंक करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ अपने जुर्म, अपने जुल्म और अपनी हरकतों, इन सब को छुपाने के लिए। गजा में जो उसने कत्लेआम मचाया है वो उसको, इस्लाम को टेररिज्म से लिंक करके ढकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नाकाम कोशिश है। दुनिया ने तुम्हारे कत्ल गारत को नंगी आंखों से देखा है। ये पहला दुनिया का जेनोसाइड था जिसे लोग लाइव हर रोज देख रहे थे कि बच्चे, औरतें, बूढ़े चीथड़ों में जा रहे थे कपड़ों में भर भर के। खैर, बढ़ते हैं आगे। बैरन की एक हेडलाइन है, तुर्की ने 5 लोगों को डिटेन किया है, 5 संदिग्धों को उठाया है, ठीक है, 5 सस्पेक्ट्स को, और इन पर जासूसी के इल्जाम हैं कि ये लोग ईरान के लिए पैसा लेकर जासूसी कर रहे थे। हम इजराइल में पकड़ा गया ग्रुप ये तो सुनते आए थे, लेकिन अब तुर्की में हालांकि कभी आई हैं, लेकिन अब ये बड़ा है और कहा जा रहा है कि तुर्की ने जुमे के रोज 14 मार्च को इन 5 लोगों को हिरासत में लिया और पता ये चला था कि ईरान की इंटेलिजेंस सर्विस जो है उससे ये लोग लिंक थे और ये उन्हें जानकारी मुहैया करवा रहे थे, उन्हें इंफॉर्मेशन मुहैया करवा रहे थे। ख़ास तौर से मिलिट्री बेसिस जो हैं
तुर्की की उनसे मुतालिक, और कई की रीजन्स जो हैं तुर्की की उनके मुतालिक, और कई हाई फाई जो बाहर के डेलीगेशंस या डेलीगेट्स हैं उनके मुतालिक ये ईरान को इस्तांबुल में रहते हुए मुहैया करवा रहे थे इंफॉर्मेशन। हालांकि ये भी है, देयर वाज नो इमीडिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनलिटी ऑफ द सस्पेक्ट्स। इन सस्पेक्ट्स की नेशनलिटी क्या है, ओरिजिन क्या है, ये किस मुल्क के बाशिंदे हैं, अभी तक इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। जल्दी से बढ़ते हैं आगे। सऊदी अरब में 23,865 इल्लीगल लोग पकड़े गए, काम करने ही गए होंगे अपने मुल्क की गुर्बत से भागकर। एक हफ्ते में कमोवेश ये 24,000 लोग पकड़े गए हैं, समझे। 24,000 में से अब आपको मैं वो नेशनलिटी बता देता हूँ। बहुत से लोग हमारे यहाँ से भी, साउथ ईस्ट एशिया से, हम परेशान हो जाते हैं कहीं ये न्यूज़ सुनने के, यार कोई वो पुत्तन का लड़का तो नहीं पकड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। 16,644 लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं रेजिडेंसी वायलेशन लॉज में, मतलब रेजिडेंसी परमिट उनका खत्म हो गया होगा, वो रह रहे थे। 3,896 पकड़े गए हैं इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, मतलब डंकी रूट, और बाकी जो है कुछ और लेबर रिलेटेड इश्यूज थे, वो 3,325 लोग उसमें पकड़े गए हैं। अच्छे, पकड़े गए लोगों की सिटीजनशिप जान लीजिए। 67% लोग इथोपिया, अफ्रीकन मुल्क जो इथोपिया है वहाँ के रहने वाले हैं। 29% लोग यमनी हैं, तो मोटा मोटा 96% तो यही हो गया, यमनी और इथोपियन ही है। 4% दूसरी नेशनलिटी के लोग हैं। पुत्तन का लड़का बिल्कुल सेफ है, आप घबराओ मत, ठीक है। तो फिलहाल अब जो है इन लोगों पर फाइन भी लगेगा, इनको मैक्सिमम 15 साल की जेल हो सकती है, इनको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। हो सकता है कि इनके ऊपर $2,60,000 का जुर्माना भी लग जाए, 1 मिलियन सऊदी रियाल का। फिलहाल ये बहुत सी चीजें हैं। रशिया पर बहुत बड़ा ड्रोन हमला हुआ है यूक्रेन का, और रशिया ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 126 ड्रोन्स को मार गिराया है। पूछा, हाँ हेलो किधर, नीचे गिरा दिया, ये रशिया का दावा है। 126 ड्रोन, रात भर में इतना बड़ा हमला। एक तरफ बातचीत चल रही है, जंग को सुन, अब जो है हर कोई जबर दिखने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स तो बताती हैं रूस जबर है, लेकिन यूक्रेन छटपटाकर खुद को जबर करने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम हल्के में बातचीत की टेबल पर नहीं आए थे, हम भी आराम से तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे थे। और जाहिर सी बात है 126 ड्रोन इन्होंने गिराने की बात कही है, कहीं तो जाकर लगे होंगे ठिकाने पर, नुकसान भी किया होगा रूस का, वो तो बताएगा नहीं रूस। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ रशिया ने कहा 24 ड्रोन तो हमने वोल्गोग्राद रीजन में ही नीचे गिरा दिए, और बाकी जो है इधर उधर वगैरह ये सब सारी चीजें चल रही हैं। हाँ, ट्रम्प जो हैं वो अमेरिका की राजनीति के नीतीश कुमार हो गए। मैंने आज ये टाइटल दिया है, देखिए कल यूज होने लगेगा। पलट जाते हैं हर चीज से। ट्रम्प से पूछा गया कि आप तो कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, नहीं वो तो गजल है। आप तो कहते थे कैंपेनिंग के दौरान इलेक्शन की, जब आप सदर नहीं थे, कि 24 घंटे में हम रशिया यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे। क्या हुआ चचा? तो रिपोर्टर से बोले कि उस वक्त जो मैंने बोला था वो बिट सरकास्टिक था, व्यंग्यात्मक था, मतलब थोड़ा तंजिया बोला था मैंने। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो रशिया यूक्रेन की वॉर हम 24 घंटे में रुकवा देंगे। अरे यार जाओ, हमारे यहाँ एक फोन पे लोग बैठे हुए हैं ऐसे, हाँ एक फोन पे रुकवा देते हैं, आप 24 घंटे में नहीं रुकवा पा रहे। ट्रम्प कह रहे हैं वो तो चुनावी जुमला था। हर चीज से पलट रहा है बनता। हमारे यहाँ एक साहब पलटू राम कह के मशहूर है, शायद उनका रिकॉर्ड टूट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।